क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर पीटी डायग्राम दिया हुआ है और उसके लिए हमसे पीवी डायग्राम बनाने के लिए बोला है। वैसे 2003 का ये क्वेश्चन तो गलत है, ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसका डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखिए, अगर ये दिया हुआ है ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी, यहाँ पर दिया हुआ है सी। अब इन्होंने बता रखा है कि ये ए सी जो है वो एडियाबेटिक कर्व है। एडियाबेटिक कर्व, तो भाई अगर ए सी एडियाबेटिक है तो यहाँ से देखिए ए बी क्या है। ए बी यहाँ देख के ही लग जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है यहाँ पर ए बी। अच्छा, और बी सी क्या है? बी सी जो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोई भी कर्व जब आप पीवी पर बनाओगे, पीवी पर कोई भी कर्व अगर बनेगा तो अगर आप इन दोनों को ए सी और ए बी दोनों को एक्सपेंशन मानते हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इस तरीके से कर्व बनता है। और जो ऊपर वाला यहाँ पे वो लाइन होती है वो आइसोथर्मल होती है और जो नीचे होता है उसको हम लोग एडियाबेटिक। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आइसोथर्मल मतलब कि प्रोसेस ए बी नीचे है और ए सी ऊपर है, इसलिए आंसर कोई भी करेक्ट इसमें नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डॉपलर इफेक्ट पर है। A police car moving at 30 meters per second chases a motorcyclist. The policeman sounds his horn at 175 Hz while both of them move toward a stationary siren of frequency 165 Hz. Calculate the speed of the motorcycle if it is given that he does observe any beat. अब यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो डायग्राम दिया हुआ है। अब ये पुलिस कार इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये मोटरसाइकिलिस्ट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, अगर हम देखें फॉर पुलिस एंड मोटरसाइकिलिस्ट, उसके केस में ऑब्जर्वर कौन है? यहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट है, तो इसकी स्पीड हमने वीएम मान ली और यहाँ पर ये सोर्स है तो इसकी स्पीड वीएस मान लिया हमने। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इसकी सायरन की फ्रीक्वेंसी न्यू दी हुई है, ये यहाँ पर बता दी गई है 175 हर्ट्ज है और यहाँ स्टेशनरी सायरन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज है। अब इसको मोटरसाइकिलिस्ट के लिए दो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेंगी। अब देखिए, इस वाली फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी? अगर हम इसको मान लें n1 डैश या न्यू1 डैश, जो भी मानना हो आप फ्रीक्वेंसी को, n1 इंटू v प्लस माइनस vo अपॉन v प्लस माइनस vs। vo फॉर ऑब्जर्वर यूज करते हैं, vs फॉर सोर्स यूज करते हैं और v इज स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग क्या निकालेंगे? n1 हमारा 175 है इंटू v1, v कितना है? 330 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 340 भी ले सकते हैं, 340 माइनस। अब माइनस क्यों? क्योंकि दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिलिस्ट किधर जा रहा है? दूर जा रहा है, तो इसकी माइनस में लेंगे vo या सॉरी vm डिवाइडेड बाई v 340 माइनस, यहाँ पर देखिए vm मोटरसाइकिल, ये पुलिस जो है, पुलिस की कार जो है ये इधर जा रही है, यहाँ पर इसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही है पुलिस कार यहाँ। तो पुलिस कार की स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये आ गया इसका। तो यहाँ से n1 डैश इक्वल टू आ जाएगा क्या? n1 डैश इक्वल टू 175 इंटू, ये निकल के आ जाएगा, खैर हमें n1 डैश बाद में। अच्छा, n2 डैश सिमिलर देखिए, n2 डैश इन दोनों के लिए है, यहाँ पर इसके और इसके लिए। यहाँ पर स्टेशनरी सोर्स है तो इसके लिए vs 0 हो जाएगा। मोटरसाइकिल की स्पीड आपको पता नहीं है, यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 165 है और यहाँ पर रखेंगे 340 माइनस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड हमें निकालनी है vm, और ये इसकी तरफ जा रहा है तो प्लस में आएगा और ये v माइनस vs मतलब 340। अब अगर वो बीट नहीं सुन रहा है, इसका मतलब n1 डैश इक्वल टू n2 डैश होगा। दोनों को इक्वेट कर दें तो 175 इंटू 340 माइनस vm अपॉन 310 इक्वल टू 165 इंटू 340 प्लस vm डिवाइडेड बाई 340। 0 से 0 कैंसिल हो गया।
यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, या 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 5 3 जा 33, और यहाँ से ये 5 3 जा एंड 5 5 जा 35। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे या ये, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जो Vm की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आती है 25.5 मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं। फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज द मास वेरी विद वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास का वेरिएशन का ऑप्शन दिया हुआ है विद वॉल्यूम। तो भाई सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर। डेंसिटी जो है न्यूक्लियर के केस में कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कोई कहानी नहीं है। या दूसरा तरीका जो फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं उसके हिसाब से R इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 एटॉमिक मास नंबर जो है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से इसको क्यूब करेंगे तो आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो ये ए पर डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, और ये इसकी मास को रिप्रेजेंट करता है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle. If the Q value of reaction is 5.5 mega electron volt, the kinetic energy of the alpha particle is। देखिए Q वैल्यू का मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो 5 से कम होना चाहिए, 5.5 से कम होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन जो बचा है वो ए और बी का ही बचा हुआ है। फिर देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर कोई भी मान लीजिए कि x है और इसकी वैल्यू दे दी गई है मास नंबर 220। अब 220 अगर यहाँ पर है और अल्फा इधर निकल गया तो ये यहाँ पर 4 होता है, तो बचेगा क्या, y जो बचेगा वो 216 बचेगा, 216 बचेगा इसका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये देखिए कि Q वैल्यू इक्वल टू होगा एनर्जी ऑफ K अल्फा प्लस K वाई होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी Q वैल्यू। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन क्या होगा, दोनों पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। कितना होगा यहाँ पर, P अल्फा इक्वल टू P वाई, और हम इसको P को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को √2m_k। चलिए अल्फा के लिए अल्फा अल्फा लिख लेते हैं, इक्वल टू √2my इंटू के वाई। अच्छा यहाँ पर देखिए ये √2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे तो बचेगा m अल्फा। m अल्फा क्या होता है, 4m के बराबर होता है, इंटू के अल्फा इक्वल टू ये कितना बचा हुआ है, 216m इंटू के वाई। अगर हम m कैंसिल कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, के अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 54 के वाई। अब इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दोगे आप तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 55 के वाई। तो यहाँ से के वाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के अल्फा जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, 5.5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। For a particle executing simple harmonic motion, the displacement x is given by x equals to a cos omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy Pe as a function of time and displacement. तो पहला टाइम का फंक्शन है और दूसरा जो कर्व दिया हुआ है वो x इक्वल टू दिया हुआ है a cos ओमेगा t। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू तो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1/2 के ए स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ये निकल के आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो एनर्जी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होती है, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ रह जाएगा जो एक्चुअल में होता है। खैर उसकी बात नहीं है। अब ये कॉस का फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ये कॉस फंक्शन है।
तो अगर फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर 1 जो केस है वो रिप्रेजेंट कर। दूसरी केस अगर आप किसी पेंडुलम को देखिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका ये मीन पोजीशन लिया जाता है। अगर पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है तो ये मीन पोजीशन है, और जब मीन पोजीशन पर पार्टिकल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब अगर आप सेकंड ग्राफ देखेंगे तो जहां पर डी लिखा हुआ है सेंटर में, ये इस तरीके से कर्व बना होता है। तो ये वाला जो कर्व होता है ये काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पर सर ये मैक्सिमम यहाँ पर सेंटर पर रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरीके से होता है, वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कर्व होगा वो काइनेटिक एनर्जी है और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ये कर्व दिया हुआ है ये थर्ड है, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा वो 1 और थर्ड का करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, a particle undergoes uniform circular motion about which point on the plane of the circle will the angular momentum of the particle remain conserved, inside the circle, outside the circle, center of the circle, on the circumference of the circle। अगर आप देखिए सर्कुलर मोशन को, अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो देखिए ये जो पॉइंट है सेंटर, यहाँ पर ये रेडियस है और ये इस पर वेलोसिटी इस तरीके से मूव कर रही है। तो या फोर्स जो भी लग रहा है वो किसके अलोंग लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग हो रहा है। तो यहाँ पर टॉर्क जो लगेगा वो क्या होता है, 0 होता है, अबाउट द सेंटर होता है। टॉर्क अबाउट द सेंटर 0 होता है, ठीक है। इसलिए जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा, तो वो सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। Question number 22. A conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field pointing into the plane of the paper as shown in the figure. The loop will have a tendency to contract, expand, move towards a positive x-axis, move towards negative x-axis. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरीके से दिया हुआ है, सर्किल है, यहाँ पर कॉइल है, ये इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आई दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक वाई एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब आपको ये बताना है कि ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक प्लेन है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी ऐसे लगा हुआ है। अब यहाँ कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई एलिमेंट आपने ले लिया, डी है, तो फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, आई एल क्रॉस। राइट हैंड रूल यूज करेंगे अगर आप, तो ये इस तरीके से टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, और बेंड करेंगे उसको नीचे की तरफ तो ये टुवर्ड यहाँ पर आउटवर्ड फोर्स दिखाई पड़ेगा। आउटवर्ड फोर्स लगेगा इस पर, तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट हैंड रूल अगर आपको लगाना आता है तो ये इजी पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए ये बड़ी मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 23, a 4 kg ice at minus 20 degrees Celsius is mixed with 10 kg of water at 20 degrees Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of water remaining in container. Given specific heat values दी गई हैं, तो specific heat अगर हम इसमें यूज करेंगे तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज यूज करते हैं। पहली चीज आइस के बारे में डिटेल लिख लेते हैं। आइस कितना है, 4 kg है, मतलब 4000 ग्राम, क्योंकि आइस की स्पेसिफिक हीट जो आएगी वो हमारे पास 0.5। और फिर उसके बाद वाटर देखेंगे, वाटर हमारे पास दिया हुआ है, ये 10 kg है, मतलब 10,000 ग्राम, और इसका वाटर जो CW होता है वो 1 होता है। तो देखिए अगर ये जो है माइनस आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर +20 डिग्री सेल्सियस पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर जा रहा है 20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी हीट रिलीज करेगा इस ड्यूरेशन में। ये है Q = ms डेल्टा mc डेल्टा t। m कितना है यहाँ पर 10,000 है, c कितना है 1 है, और डेल्टा t है 20। तो यह आ जाएगा कितना 200,000 कैलोरी, ठीक है। ये इसका आ गया। अच्छा आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक में मेल्ट करती है तो आइस कितना हीट को चाहिए हो, 4000 × 0.5 × 20, 40,000 केवल। ये हीट रिक्वायर्ड जो आई है कैलोरी, ये आई है इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, अभी ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस में ही। अब इसको अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, Q = mLF, और m कितना है यहाँ पर 4000 ग्राम है, और LF कितना होता है 80। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 3,20,000
कैलोरी। तो हमारे पास केवल 2 लाख कैलोरीज हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जो टोटल मेल्ट करने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 320 ये कैलोरी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको तो 40,000 कैलोरी यहाँ पर यूटिलाइज करेगी और ये इतना एनर्जी इसको टोटल मेल्ट करने के लिए चाहिए। अब टोटल तो अवेलेबल है नहीं, इसमें बचा कितना, अवेलेबल कितना हुआ, इसमें केवल 1,60,000 कैलोरी बचा हुआ है वाटर का। और ये वाटर अगर इसको एनर्जी दे देगा आइस को, तो इसका हम यूज करेंगे इक्वल टू 1,60,000 इक्वल टू mLF से। ठीक है, तो m इक्वल टू 1,60,000 डिवाइडेड बाई 80 कैलोरी। 80 से ये कैंसिल हो गया, एक ये और ये 2, तो यहाँ से आ गया केवल 2000, मतलब 2 kg। m इक्वल टू 2 kg मेल्ट करने के लिए वाटर के पास एनर्जी है। तो इसका मतलब आइस केवल 2 kg कन्वर्ट हुआ, तो बाद में वाटर हो जाएगा 12 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बचा हुआ 2 kg है वो 2 kg आइस रहेगा at 0 degree Celsius. Question number 24. As shown in the figure, AC equals to X correspond to null deflection in galvanometer. What would be the value of X if the radius of wire AB is doubled? अब देखिए यहाँ पर जो वायर AB है तो पूरे वायर का रेडियस डबल कर रहे हैं। एक्चुअल में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अगर इसका रेडियस डबल हो रहा है तो इस साइड का भी रेडियस डबल हो रहा है। तो अगर मीट यहाँ पर देखेंगे इसको, तो ये क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट, लेकिन ये दोनों सेम रेशियो में कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये जो नल पॉइंट था यहाँ पर ये चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका आएगा वो सी करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। The three resistance of equal value are arranged in different combinations shown in the figure. Arrange them in the increasing order of dissipation of power. पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू आई आर या P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो दोनों जितने भी चारों कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं सब में सेम करंट फ्लो कर रही है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से अगर देखें तो P इज प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि आई सब में कांस्टेंट। बात आती है रेजिस्टेंस की। यहाँ पर क्या है, पहले फर्स्ट केस में देखिए ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3R हो जाएगा। दूसरे केस में किस तरीके से, तीनों पैरेलल में है तो इसलिए R/3 हो। दूसरे केस में दो पैरेलल में है एक सीरीज में है, तो R का R/2 प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R/2 हो जाएगा। और फोर्थ केस में दो सीरीज में है उसके बाद एक पैरेलल में है, तो 2R इंटू आर अपॉन 3R, तो यहाँ से 2/3R आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस इसका है, और फिर उसके बाद इसका है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा 1 का होगा, फिर उसके बाद आएगा 3 का, फिर उसके बाद आएगा 4 का, और उसके बाद आएगा 2। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अच्छा इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, तो सबसे पहले उल्टा लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इफ द एटम फर्मियम 100 follows the Bohr's model and the radius of fermium is n times the Bohr radius, then the value of n is। अब देखिए इसमें फर्मियम है, इसका Z इक्वल टू 100 दिया हुआ है, और इसका जो बैलेंस सेल आता है 5 होता है। अब फर्मियम जो है 100 नंबर है, एक्टिनाइड है, तो ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता इसका नंबर, ये बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा दे दिया जाए, तो बैलेंस सेल की प्रॉब्लम पड़ सकती है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बोर्स मॉडल में जो रेडियस निकल के आती है वो Rn इक्वल टू निकल के आती है क्या, 0.53 n स्क्वायर अपॉन Z। लेकिन यहाँ पर n कुछ और दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको m स्क्वायर Z मान लेते हैं जनरल फर्मियम के लिए। और ये इक्वल टू दिया हुआ है कि ये बोर्स रेडियस 0.53 का n टाइम्स है, तो ये n लिख लिया। तो यहाँ से 0.53 एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m स्क्वायर अपॉन Z इक्वल टू n। अब m की वैल्यू 5 होती है, इसलिए 25 अपॉन Z की वैल्यू 100 दी हुई है इक्वल टू n, तो यहाँ से 1/4, तो n इक्वल टू 1/4
आ गया जो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 27, in the experiment for the determination of the speed of sound in air using the resonance column method, the length of air column that resonates in the fundamental modes with tuning fork is 0.2 meter. On changing this length to 0.7 meter, the same tuning fork resonates with the first overtone. The end correction of the column is. तो यहाँ पर पहले लेंथ दिया हुआ है L1 इक्वल टू 0.2 मीटर दिया हुआ है और L2 इक्वल टू दिया हुआ है 0.7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एयर कॉलम है तो एक तरीके से ये क्या है, क्लोज्ड पाइप की तरह बिहेव करेगा। और इस केस में क्या होता है, ये फर्स्ट का अगर आप देखोगे तो L1 प्लस ई इक्वल टू निकल के आएगा लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4 लेंथ निकल के आता है। दूसरे केस में L2 प्लस ई इक्वल टू, अब ये फर्स्ट ओवरटोन है मतलब सेकेंड हार्मोनिक है और सेकेंड हार्मोनिक जो होता है वो 3 इंटू लेमडा बाई 4 होता है। इवन नंबर्स गायब होती हैं इसमें। तो यहाँ से अगर देखिए तो एक चीज क्या क्लियर होती है कि L2 प्लस ई इक्वल टू 3 इंटू L1 प्लस ई लिख। अब इनकी वैल्यू आपको पता है, चाहे आप इसको रीअरेंज कर लीजिए तो ई इक्वल टू यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, L2 माइनस 3L1 अपॉन, अगर इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर L2 की वैल्यू 0.7 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 0.2 जो है 3 इंटू 0.2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ये इसका एंड करेक्शन ये आएगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। A current carrying loop is placed in uniform magnetic field in 4 different orientations 1, 2, 3 and 4 as shown in the figure here. Arrange them in decreasing order of potential energy. अब देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं U इक्वल टू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर एंगल देखिए, फर्स्ट केस में ऐसे बनाया गया है और यहाँ पर बी इधर जा रहा है और एन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से यू इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री की वैल्यू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये प्लस एम बी हो जाएगा। दूसरे केस में ये कर्व ऐसे लूप ऐसे दिया हुआ है इसका और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ऑब्वियस सी बात है इसका ये वेक्टर इधर जाएगा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। दूसरे केस में तो यू इक्वल टू इसके लिए हो जाएगा 0। तीसरे केस में यहाँ पर ये जो दिया हुआ है एक ऐसे लूप दिया हुआ है, यहाँ पर बी इधर है और एन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है, जो तो cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो यू हमारा यहाँ पर नेगेटिव आएगा कोई वैल्यू। अगर फोर्थ केस देखते हैं तो फोर्थ केस में यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी और ये एन इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एंगल, ये अगर देखोगे तो ये थीटा जो है ग्रेटर देन 90 आपको मिलेगा। अब थीटा ग्रेटर देन 90 है अगर, तो cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, cos थीटा निगेटिव हो जाता है और यहाँ पर u इक्वल टू फिर प्लस एम बी आ जाएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है फॉर्मूले में। तो अगर हम यहाँ से देखें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा पहले वाला रहेगा तो फर्स्ट केस सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद फोर्थ केस रहेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, फिर उसके बाद सेकेंड केस क्योंकि वो 0 है, फिर उसके बाद सबसे कम यहाँ पर थर्ड केस में है। तो 1, 4, 2, 3 जिसका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट। 2003 में केवल 28 क्वेश्चंस आए हुए थे, मेन लेवल हुआ था जिसको हम लोग उस टाइम पर स्क्रीनिंग कहते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2004 का।